Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir and science sir. This is new chapter for class 7th, for class 8th NCERT science, ठीक है। और चैप्टर का नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और ये है आज का नंबर 1 क्लास, फर्स्ट क्लास जो इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। तो इस चैप्टर में हम बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर। तो इसलिए आप इस चैप्टर को भी, जैसे हमने पिछला चैप्टर जो देखा था, जो पुराना चैप्टर जो है इससे पहले वाला चैप्टर, उसको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम हमारे चारों ओर, इन आवर सराउंडिंग वी सी मैनी थिंग्स आर प्रेजेंट, ठीक है। जिनके बारे में, जिनका जो नेचर है उसके बारे में कुछ तो हम जानते हैं और कुछ के बारे में हम नहीं जानते हैं कि वो क्या है, ठीक है। कुछ जिनके बारे में हम जानते हैं वो है, जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था प्लास्टिक के बारे में, हमने डिस्कस किया था प्लास्टिक के बारे में कि प्लास्टिक के जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वुडन जो आइटम्स होते हैं, वुडन आइटम्स का मतलब जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास में जो ये एक टेस्ट ट्यूब होल्डर है, यू कैन सी टेस्ट ट्यूब होल्डर। तो ये जो टेस्ट ट्यूब होल्डर जो का ये जो पार्ट है ये वुडन का पार्ट है, यानी कि लकड़ी का बना हुआ पार्ट है। यानी इसको भी हम आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं कि यस दिस इज़ मेड अप ऑफ वुडन। इन द सेम वे आई हैव दिस ड्रॉपर, ठीक है। तो इस ड्रॉपर का ये वाला जो पार्ट है, जो सामने जिसके अंदर हम लिक्विड जो फिल करते हैं, वो तो है ग्लास। और इसका ये जो पीछे वाला पार्ट है जिसको हम प्रेस करते हैं, ठीक है, स्क्वीज करते हैं जिसको, ये है रबर का बना हुआ, ठीक है। यानी कि ये रबर का पार्ट है इसका, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में ये भी है जिसको हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, टोंग जिसको हम बोलते हैं TONG, टोंग। तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, ऐसे कुछ मटेरियल्स हैं जिनको हम जानते हैं, जिनकी नेचर के बारे में हम जानते हैं। लेकिन ऐसा सभी जो सब्सटेंसेस हमारे चारों ओर प्रेजेंट है उनके बारे में तो हम नहीं जानते, या हमें उनके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो देखिए, एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन किस चीज़ का है? मटेरियल्स का। यानी कि आपके या हमारे चारों ओर जितने भी जो मटेरियल्स हैं उन मटेरियल्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट जो पार्ट है उनको हमने नाम दिया मेटल्स। किस लिए नाम दिया, क्यों नाम दिया, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड जो चीज़ें हैं उनको हमने नाम दिया नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको ठीक है, नॉन मेटल्स जो होते हैं उनमें और मेटल्स में क्या होता है, किस चीज़ को हम मेटल बोलेंगे, किस को हम नॉन मेटल बोलेंगे, तो उनकी बात हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए, मेटल्स, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को मेटल कहने के लिए हमारे पास कोई बेसिस होना चाहिए कि हम हर किसी चीज़ को तो मेटल नहीं बोल सकते, ठीक है। तो कुछ ऐसे गुण होंगे उसमें, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ होंगे, और ये जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिनके बेसिस पे हम किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को या किसी पर्टिकुलर मटेरियल को किसमें, मेटल्स में और नॉन मेटल्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप की प्रॉपर्टीज़ आती है। एक तो आती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और दूसरा जो आता है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, इनकी बातें जो है वो आप लोग क्लास 7th में कर चुके हो। फिज़िकल प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, इनके बारे में आप क्लास 7 में डिस्कस कर चुके हो, स्टडी कर चुके हो। तो अब हम यहाँ पर इनकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हम इनकी ज़रूर बात करेंगे कि मेटल्स की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो उन्हें मेटल बनाती है, या किसी मटेरियल में ऐसा क्या होना चाहिए जो उसे मेटल बोला जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल सा है, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर तो क्या होगा, कोई केमिकल रिएक्शन होगा, ए केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है। कोई भी एक केमिकल रिएक्शन वहाँ पर ज़रूर होगा, ठीक है। उसको हम बोल देंगे फिर
केमिकल प्रॉपर्टी। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, इसका मीनिंग है कि वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है उनमें चेंज होता है। कभी कभी उसकी जो फिजिकल स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट का मतलब कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, वो जनरली 3 फॉर्म में मिलता है हमें, या तो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, या लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, या गैसियस फॉर्म में मिलेगा। तो ये जो तीनों फॉर्म हैं इनको हम उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला ही पॉइंट जो है वो यही है, फिजिकल स्टेट। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल स्टेट, फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, फिजिकल स्टेट, मेटल्स की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स, क्या पे लिखना है, क्या लिखना है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड। इसका मीनिंग, मोस्ट ऑफ द मेटल लिखा है मैंने, इसका मीनिंग ये है कि कोई ऐसा मेटल भी हो सकता है जो सॉलिड नहीं है, ठीक है। और ये जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो ये हम बात करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे। नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर पर, ठीक है। अब इसमें हमने मोस्ट ऑफ द मेटल्स बोला है, तो वो कौन सी मेटल है जो सॉलिड नहीं होती है, तो वो है एक एक्सेप्शन। और एक्सेप्शंस जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। एक्सेप्शन जो है उसका नाम है मर्क्यूरी, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं जिसको पारा। और इसका एक सिंबल भी है, सिंबल्स आप लोग क्लास 7th में पढ़ चुके हैं, सिंबल्स कैसे होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं हम। तो मर्क्यूरी का जो सिंबल होता है वो Hg होता है, हाइड्रोजियम बोलते हैं इसको लैटिन लैंग्वेज में। तो ये जो मर्क्यूरी मेटल होता है ना, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। मेटल जो होता है मर्क्यूरी वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और अगर इसके हम यूज़ की बात करें, यानी आपको इसको अगर देखना हो तो आप इसको कहाँ देख सकते हैं, ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसके अंदर मर्क्यूरी होता है, तो उसका नाम है थर्मोमीटर। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ठीक है। थर्मोमीटर में जो मर्क्यूरी मेटल होता है उसका यूज़ होता है, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में होता है। और जब इसको हीट करते हैं तो ये एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करता है। तो जो जिस पर्टिकुलर चीज़ का हमें टेम्परेचर मेज़र करना होता है उसका टेम्परेचर हम बाय दिस एक्सपेंशन वी कैन इजीली फाइंड आउट, ठीक है। तो ज़्यादातर मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन ये कब होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर। और इसका एक्सेप्शन है मर्क्यूरी, जिसका यूज़ होता है थर्मोमीटर में, ठीक है। और ऐसा कोई मेटल नहीं है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या हो, रूम टेम्परेचर पर जो हो क्या हो, लिक्विड फॉर्म में हो। एक और मेटल है जो कि मैं बात कर रहा हूँ गैलियम की। गैलियम जो होता है ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड में आ जाता है, यानी जनरली तो ये आपको सॉलिड मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, स्पेशली जैसे 25 डिग्री मान सकते हैं कि विंटर का टेम्परेचर है, मान लेते हैं, ठंडी लगती है उस समय पे, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, 25 से 30 डिग्री कर दीजिए, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये जो गैलियम मेटल है ये भी क्या हो जाएगी, लिक्विड में आ जाएगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक ऐसा मेटल का एग्जाम्पल बताइए, एक ऐसा मेटल का नाम बताइए जिसको जब हम हमारी पाम पे रखते हैं, पाम का मतलब हथेली पे, जैसे मान लीजिए ये मैंने पाम पे मेटल का पीस रख रखा है, ठीक है। जैसे ही मेटल का पीस पाम पे रखते हैं तो कुछ देर बाद में हम देखते हैं कि वो जो मेटल है वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है, पिघल जाती है, मेल्ट कर जाती है, ठीक है। आंसर क्या होगा, इसका आंसर यही होगा क्या, लिक्विड मेटल एट 30 डिग्री टेम्परेचर, नाम क्या होगा उसका, गैलियम, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हो गया फिजिकल स्टेट, सेकंड जो आता है वो है शाइनिंग, या इसको हम बोलते हैं लस्चर, ठीक है।
ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो शाइनिंग सरफेस वाले या शाइनिंग देते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मेटल्स, यानी कि अगर कोई मेटल आपको लगता है कि शाइनिंग नहीं है तो उसका मीनिंग ये है कि उसके ऊपर ज़रूर कोई ऐसी चीज़ की लेयर है जो उसको शाइनिंग नहीं दिखने दे रही है, ठीक है। तो अगर आप उस मेटल को पर्टिकुलर किसी सैंड पेपर से रब करोगे तो फिर उसकी शाइनिंग सरफेस वापस आपको दिखने लग जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, सभी मेटल्स जो है वो शाइनिंग या लस्टर होते हैं। लस्टर का मतलब भी वही होता है, चमकना, शाइनिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पर सभी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स आर लस्टरस। लस्टरस का मतलब शाइनिंग सरफेस वाले होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये मेटल का प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। अच्छा, शाइनिंग के अंदर आप देख सकते हो, जैसे मैं एग्जांपल्स की अगर बात करूं तो आपके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल जो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने देखा है, गोल्ड के बारे में सभी जानते हैं। गोल्ड सोना चमकता है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है आपका एग्जांपल वो है सिल्वर भी सभी ने देखा होगा। सिल्वर सभी ने देखा है, सिल्वर भी चमकता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो क्या हैं, बताते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, शाइनिंग या लस्टर होते हैं। यानी हमने अभी तक मेटल की डेफिनेशन नहीं बताई है, लेकिन हमने पहले बता दिया है कि हम सब बातें कर रहे हैं मेटल्स की, ठीक है। मेटल्स की हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है माइलेबिलिटी। माइलेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, देखिए सभी लोगों ने ब्लैक स्मिथ तो ज़रूर देखा होगा। ब्लैक स्मिथ जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लोहार, ब्लैक स्मिथ। एक तो होता है गोल्ड स्मिथ जो गोल्ड का काम करता है, गोल्ड से रिलेटेड। अब देखिए गोल्ड स्मिथ में गोल्ड नाम लिखा हुआ है कि वो गोल्ड का काम करता है, लेकिन जनरली गोल्ड ही थोड़ा ना होता है, सिल्वर का काम भी कर सकता है वो, तो नाम दिया हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज की प्रॉब्लम है ये तो। ब्लैक स्मिथ का मतलब क्या है, लोहार, जो लोहे का काम करता है, लोहार। तो ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक स्मिथ जो हो वो लोहार सिर्फ लोहे का ही काम करे, कॉपर का भी काम कर सकता है। बट अगेन द प्रॉब्लम इज़ इंग्लिश लोगों की लैंग्वेज है, इंग्लिश, उनकी मर्जी, उन्होंने जैसा किया वैसा किया। ब्लैक स्मिथ क्या काम करता है, सिंपल सा है, कोई भी आयरन का एक पीस होता है, उस आयरन के पीस को वो विद द हेल्प ऑफ हैमर बीट करता है और उसको एक पर्टिकुलर शेप देता है कि ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कंडीशन वो किसी पर्टिकुलर मेटल के पीस को बीट करता है और उसके बाद में उसको एक पर्टिकुलर शेप देता है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, वो जो मेटल होती है वो फैल जाती है, एक्सपेंड करती है और फिर उसको वो एक किसी भी टाइप का जो बनाना होता है उसको वो बना देता है, ठीक है। ऐसा काम कौन करता है, ब्लैक स्मिथ, ठीक है। तो ये मेटल का प्रॉपर्टी है। मान लीजिए अगर मैं मेटल की जगह पे कोई दूसरा चीज़ ले लूँ, जैसे आयरन की जगह पे अगर कोई दूसरा चीज़ ले लूँ और फिर उसको मैं बीट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक कोल का पीस ले लिया, कोयल यानी कोयला का जो टुकड़ा होता है उसको ले लिया और उसको फिर मैं उस एनविल पे रख के और फिर उसको अगर बीट करता हूँ तो क्या ऐसा होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जो कोल है वो अपने छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स कोल के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, माइलेबिलिटी, ठीक है। तो ऐसा केस मेटल्स के साथ ही होता है, यानी कि मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी के अंदर मेटल्स क्या करते हैं, देखिए डेफिनेशन वगैरह सब आपकी बुक में लिखा हुआ है, ओके। नो नीड टू राइट हियर डेफिनेशन, सिंपल सा डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, वही डेफिनेशन मैं बताऊंगा और वही डेफिनेशन आपकी बुक में है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक से भी सेम एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कि जो प्रॉपर्टी है मेटल का, बाई विच दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स बाई हीटिंग, ओके। तो उसको हम बोलते हैं माइलेबिलिटी, ठीक है। तो ये माइलेबिलिटी जो होता है ये सबसे ज़्यादा मेटल्स में, यानी कि प्रॉपर्टी किसका है, ये मेटल्स का प्रॉपर्टी है, ठीक है। माइलेबिलिटी के बाद में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी का मतलब देखिए क्या होता है, सभी लोगों ने वायर्स तो ज़रूर देखे होंगे, वायर्स, तार तो सभी ने देखा होगा। तार किसके बने होते हैं, सभी को पता है, मेटल्स के ही बने होते हैं, ठीक है। जैसे
जो घरों के अंदर जो पावर सप्लाई के लिए जो वायर आता है उसके अंदर एक पर्टिकुलर मेटल होती है। चलिए बताइए कौन बताता है। देखिए कि घरों के अंदर जो वायरिंग होती है, घरों के अंदर जो वायरिंग होती है, वायर्स होते हैं, उनके अंदर कौन सी मेटल यूज़ की जाती है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, कौन बताता है। देखिए द नेम ऑफ द मेटल विच इज़ प्रेजेंट विच इज़ यूज्ड इन वायरिंग, दैट इज़ व्हाट? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, ठीक है। अब ये कैसे होता है ऐसा पॉसिबल? तो ये भी देखिए सिंपल सा एक मेटल का प्रॉपर्टी है कि जब आप किसी मेटल को खींचते हैं, व्हेन यू ड्रॉ ए मेटल, ओके, देन इट विल बिकम थीन, ओके, इट विल बिकम थीन एंड इट विल एक्सपैंड, ठीक है। एक वायर की फॉर्म में ये चेंज हो जाती है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी, और ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं डक्टाइल। क्या बोलते हैं उनको? डक्टाइल, ठीक है। तो ये सब मेटल का प्रॉपर्टी होता है। कुछ मेटल्स के अंदर डक्टिलिटी की जो क्या बोलते हैं जिसको नेचर कैपेसिटी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे गोल्ड की अगर आप बात करें, गोल्ड का जो वायर होता है, अगर आप गोल्ड के वायर को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो 1 ग्राम का जो गोल्ड का जो सब्सटेंस है, गोल्ड मेटल, वो 1-2 किलोमीटर तक लॉन्ग जा सकता है। यानी कि 1 ग्राम गोल्ड की हेल्प से आप 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। वायर जो होगा बहुत ज़्यादा थीन होगा, बट दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दैट गोल्ड, ठीक है। यानी कि गोल्ड जो है उसका सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी या डक्टाइल, गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट नंबर 5 प्रॉपर्टी जो है वो है सोनोरस साउंड। सोनोरस, देखिए सभी लोगों को इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, हम सभी लोगों को इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि जो टेम्पल्स होते हैं या जो चर्च होते हैं वहाँ पर एक लंबा सा, एक बड़ा सा एक बेल लगाया हुआ होता है, घंटा जिसको हम बोलते हैं, वो लगाया हुआ होता है। और वो जब बेल स्ट्राइक करता है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है जिसको एक वायर से या एक रोप से हैंग किया हुआ होता है, उसको जब हम खींचते हैं तो वो उसकी जो इनर सरफेस होती है उसको हिट करता है और वहाँ से एक साउंड आती है। और वो जो साउंड होती है वो हमें बताती है कि यस कोई हिंट, कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आने वाली है, या उसकी हेल्प से हम कुछ, हमारे दिमाग में एक सिग्नल आता है कि यस कुछ है। ये जो साउंड होती है ये एक स्पेशल साउंड होती है, एक स्वीट साउंड होती है, एक रिंगिंग साउंड होती है, ठीक है, जो हमें ईजिली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखिए इसका, जो डेली लाइफ का एग्जांपल है। जैसे आप लोगों के स्कूल के अंदर जो बेल होती है, जिसको जो पियोन होता है या जो भी बजाने वाला होता है, तो जब वो हिट करता है तो उससे हमें एक इंडिकेशन मिलता है क्या, कि यस कोई पर्टिकुलर एक इन्फॉर्मेशन मिली है उसकी हेल्प से। अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बज रही है तो इसका मतलब हो सकता है कि या तो पीरियड चेंज होने वाला है, या फिर आपका जो हाफ जो होता है क्लास का जो ब्रेक होता है बीच में वो हो गया है, या फुल जो ब्रेक होता है वो हो गया है। तो ये भी एक इंडिकेशन है किसका, कि इस प्रॉपर्टी से, मेटल की ही इस प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सोनोरस बोलते हैं। सोनोरस का मतलब स्वीट साउंड या स्वीट रिंगिंग साउंड, ठीक है। ये कब आती है कि जब कोई मेटल की सरफेस पर हम हार्ड हीटिंग करते हैं तो उसकी हेल्प से, मेटल की हेल्प से कोई मेटल की जो है सरफेस, वहाँ से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, और वो जो साउंड होता है उसको हम बोलते हैं सोनोरस साउंड, ठीक है। ऐसा ही एग्जांपल है जब आप किसी कॉइन को ड्रॉप करते हैं, किसी कॉइन को जब फ्लोर पे या किसी हार्ड सरफेस पे ड्रॉप करते हैं तो ऐसा साउंड आता है जिससे हमें पता चल जाता है कि यस किसी का कॉइन गिरा है, ठीक है। तो ये सब सिर्फ मेटल्स के साथ ही ऐसा होता है। मेटल्स ओनली प्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ स्वीट रिंगिंग साउंड, दैट इज़ कॉल्ड सोनोरस साउंड। क्या अगर हम मान लीजिए जैसे मेरे पीस में, मेरे हाथ में एक चौक पीस है, ठीक है, ये चौक है, अगर मैं इसको गिराऊंगा तो क्या ऐसी कोई साउंड आएगी? या कोई बाहर अगर मान लीजिए पर्सन है, अगर मैं यहाँ चौक गिराता हूँ तो क्या उसको पता चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसी कैपेसिटी नहीं है, ऐसा प्रॉपर्टी इसका नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक नॉन मेटल से बना हुआ सब्सटेंस है, ठीक है। बाद की बातें हम बाद में देखेंगे जब हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे। नेक्स्ट आता है इसके बाद में नंबर 6 प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये नॉन मेटल्स हम बाद में देखेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी
6 नंबर में देखिए अगला प्रॉपर्टी जो आता है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं हम, हार्डनेस। हार्डनेस का मीनिंग क्या होता है? देखिए सभी को पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। अब यहाँ पर मैं वर्ड लगा रहा हूँ जनरली, ठीक है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड। अब जहाँ पर मैंने मोस्ट ऑफ द मेटल्स लिखा है तो इसका मतलब ये भी है कि कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन भी हैं, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए इसका मीनिंग क्या है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड। सिंपल सा है कि मान लीजिए आपके पास ये कोई मेटल का बना हुआ सरफेस है, ये मेटल का बना हुआ सरफेस है और मैं आपको कहूँ कि आपको इसको कट करना है विद द हेल्प ऑफ नाइफ़। इज़ इट पॉसिबल? आप खूब देर तक कोशिश करते रहेंगे लेकिन इसमें बहुत मुश्किल है इसको कट करना, यानी कि ये जो मेटल है ये हार्ड है, इसलिए इसको ईज़िली हम कट नहीं कर सकते, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, इनको ईज़िली कट नहीं किया जा सकता। तो अब एक ऐसी एग्जांपल का बताना है, एक ऐसा एग्जांपल बताना है मेटल का जो हार्ड नहीं होता है। सोडियम जो है मेटल वो कैसी होती है, सॉफ्ट मेटल होती है, यानी कि सॉफ्ट होती है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, चाकू से विद द हेल्प ऑफ नाइफ इट कैन बी इजीली कट इन द पीसेस, ठीक है। जैसे सोडियम होता है वैसे ही एक और मेटल है उसका नाम है पोटेशियम। और पोटेशियम का जो सिंबल है, चलिए मैं पूरा ही नाम लिख देता हूँ, पोटेशियम का जो सिंबल है वो है के, दैट इज़ कैपिटल। सोडियम में एन कैपिटल ए स्मॉल। तो पोटेशियम जो है वो भी क्या है, एक सॉफ्ट मेटल है। सॉफ्ट मेटल का मतलब है कि जिसको आप इजीली किससे चाकू से या किसी पॉइंटेड जो होती है, शार्प जो होती है ना, उसकी हेल्प से हम इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है मेरी प्रॉपर्टी, हार्डनेस का प्रॉपर्टी। लेकिन बाकी की जो मेटल्स है इनको छोड़ के बाकी की जो मेटल्स होते हैं ना वो हार्ड होती है और उनको आप कट नहीं कर सकते, ठीक है। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मीनिंग क्या होता है कि हम मेटल की बात कर रहे हैं, हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। कंडक्टर का मतलब, मान लीजिए आपको अगर कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस दिया जाए, कोई भी एक मटेरियल दिया जाए, किससे बना हुआ है ये आपको पता नहीं है, ठीक है, और आपको बोला जाए कि ये चेक करना है कि ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। हाउ विल यू चेक इट? तो इसके लिए देखिए एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक ये छोटा सा मैं डायग्राम बना रहा हूँ छोटा सा, ठीक है, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये जो सर्किट डायग्राम है उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को चेक कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है या नहीं है, ठीक है। ये कोई बल्ब है और इस बल्ब को जो है हमने क्या कर दिया, एक सेल की हेल्प से, ये क्या है, सेल है, उस सेल की हेल्प से देखिए जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, छोटा वाला जो बल्ब होता है उसके दो एंड होते हैं। एक तो ये वाला जो मेटल का प्लेट होता है, मेटल का प्लेट, और एक यहाँ पर एक छोटा सा होता है। तो इस सेल का एक एंड जो पॉजिटिव एंड मान लो या नेगेटिव एंड मान लो, ये पॉजिटिव एंड है और ये इसका नेगेटिव एंड है। इस नेगेटिव एंड को आपने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव एंड को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब मान लीजिए जैसे ये कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, ये कोई एक सब्सटेंस है और इस सब्सटेंस को मैं चाहता हूँ कि ये कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, इसको चेक करना चाहता हूँ। तो उसको क्या करेंगे, इस सब्सटेंस को यहाँ रख के इसके साथ और इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अगर ये बल्ब ग्लो करता है, इफ़ दिस बल्ब ग्लोस, इट मीन्स ये जो सब्सटेंस है ये करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। और अगर ग्लो नहीं करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है,
कंडक्टर नहीं है। तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स नहीं होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स नहीं होते हैं उनको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। इंसुलेटर का मीनिंग क्या हो जाता है? नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर। जनरली जो पुअर कंडक्टर होते हैं उनको भी नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर की कैटेगरी में ही हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो इस सर्किट की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट, यू कैन चेक एनी मटेरियल विच इज़ केप्ट बिटवीन दीज टू एंड्स। Okay, if bulb is glowing, then you can say it is conductor, otherwise it is non-conductor. Okay, और insulator you can say like that. ठीक है। अब हीट का कंडक्टर का मीनिंग क्या होता है? सिंपल सा है। देखिए, इसका एक एक्सपेरिमेंट भी आप लोग घर पे भी करके देख सकते हैं कि आपके पास अगर कोई मेटल का बना हुआ कोई ऐसा चीज़ है, कोई भी चीज़ जो आपके पास हो मेटल का बना हुआ, तो उसको क्या करना है? आपको सिंपल हीट करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास स्पून है, क्या है? स्पून है, चम्मच जिसको हम बोलते हैं। इस स्पून को क्या करना है आपको? ये है आपका कोई कैंडल और इस कैंडल की ये फ्लेम है, ठीक है, इस कैंडल का ये फ्लेम है और उस स्पून को आपको क्या करना है? पकड़ना है, ठीक है, उसको पकड़ना है और इसको हीट करना है, ठीक है। जब आप इसको हीट करेंगे ना तो आपको क्या दिखेगा, क्या लगेगा आपको? कुछ देर के बाद में आप इस स्पून को होल्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो हीट है वो हीट यहाँ से, हीट जो है वो यहाँ से मूव करती है और इसका जो स्पून का जो सेकेंड एंड है उसकी तरफ मूव करती है। इसका मीनिंग कि जो मेटल्स होते हैं वो हीट को कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट करने का मतलब उसको प्रोपेगेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये प्रॉपर्टी किसका होता है? मेटल्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने प्रॉपर्टीज़ की बात की मेटल्स की, ठीक है। अब इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है, अब आता है हमारा डेफिनेशन कि इसका मेटल का। हमने पहले मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ ली है, लेकिन मेटल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हम मेटल का डेफिनेशन बताएंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए हमने पहले मेटल की प्रॉपर्टीज़ की बात की और अब हम मेटल की डिफ़ाइन करेंगे, मेटल को डिफ़ाइन करेंगे। तो ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे मटेरियल्स जो जनरली वर्ड यूज़ करना है, जनरली हार्ड होते हैं, लस्चरस होते हैं, माइलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं। उन सब को हम मेटल कहते हैं। ये है मेटल्स का प्रॉपर्टी। अब मेटल्स के प्रॉपर्टी के बाद कुछ मेटल्स के नाम भी आपको पता होना चाहिए। मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो दैट सम एग्जाम्पल्स, यू शुड नो सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल इज हियर, वेरी बेस्ट एग्जाम्पल, दैट इज़ सिल्वर। सिल्वर के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद कॉपर, कॉपर के बाद आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एंड देन आयरन एंड द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग एटसेट्रा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो किसका है? मेटल का है। ठीक है, अब ये तो हो गया मेटल का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था इसका, वो था नॉन मेटल। नॉन मेटल, अब नॉन मेटल का मीनिंग क्या होता है? देखिए, सिंपल सा मीनिंग है इसका नॉन मेटल का कि कोई भी ऐसी चीज़ जो मेटल नहीं है, एनीथिंग विच इज़ नॉट मेटल इज़ नॉन मेटल। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम मेटल नहीं बोल सकते वो नॉन मेटल है। ठीक है, यानी कि नॉन मेटल जो होंगी वो ये सब प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं करेंगे वहाँ पे। ठीक है, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, देयर आर मेनी एक्सेप्शंस, बट एक्सेप्शंस आर नॉट द जनरल रूल। ठीक है, इसलिए हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स भी आपको पता होना चाहिए। सबसे अच्छा एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, सल्फ़र, और ये भी लिस्ट बहुत ही लंबी है, एटसेट्रा। ठीक है, देर आर मैनी एलिमेंट्स विच कैन बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी और इन द लिस्ट ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, चलिए ये भी आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में अगर हम बात करें कि
एक्सेप्शंस की बात करें तो एक्सेप्शंस हमने दो तो पहले देख ही लिए थे। पहला एक्सेप्शन तो हमने देखा था मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी एक ऐसा एलिमेंट है या ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। किस में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। मर्क्यूरी एक ऐसा एलिमेंट या मेटल है जो लिक्विड होता है। दूसरा, जनरली हमने क्या देखा कि मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल एक्सेप्शन में क्या आएगा? सोडियम एंड पोटेशियम। ये मैं डायरेक्ट सिंबल्स लिख रहा हूँ उनके। सोडियम का सिंबल सोडियम Na होता है, पोटेशियम का सिंबल K होता है, जिसको हम कैलियम बोलते हैं लैटिन में, ठीक है। सिंपली बोल सकते हो कि सोडियम का लैटिन नेम क्या होगा, पोटेशियम का लैटिन नेम क्या होगा, ठीक है। तो ये है इनके लैटिन नेम्स। ये सब था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स और ज़्यादा जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो आप लोग हायर क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जब आप अगली क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, और ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शंस की हम बात करते हैं। क्या करते हैं हम? केमिकल रिएक्शंस की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और वैसे तो आप लोगों को एक पर्टिकुलर रिएक्शन है जिसके बारे में ज़रूर पता होगा, जो आप लोगों को बचपन से आप लोग इसको देखते आ रहे हैं और डिस्कस भी करते आ रहे हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का मतलब लोहा। लोहे के अंदर जो रस्टिंग की प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग, ठीक है। देखिए, ये जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल है, ये है एक टोंग, और इस टोंग के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस जो है, ब्राउनिश कलर का, रेडिश कलर का जो सब्सटेंस है, यही क्या है? इसका रस्ट है, आयरन का रस्ट है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है ये, और ये आप लोग पहले देख चुके हो। देख चुके हो का मतलब क्या है? पहले आप लर्न कर चुके हो पुरानी क्लासेज में, या कुछ एटलीस्ट इसके बारे में आपको नॉलेज है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रस्टिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग। तो देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए चाहिए आयरन। आयरन का जो सिंबल होता है उसको हम Fe से लिखते हैं, F कैपिटल होता है। इसके अलावा आपको चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल हम यूज़ करते हैं O2, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। इसके अलावा और क्या चाहिए? इसके लिए वाटर चाहिए, और वाटर का जो सिंबल होता है उसको हम यूज़ करते हैं H2O से, ठीक है। ये जब आपस में सब रिएक्शन करते हैं तो एक सब्सटेंस बनता है, और उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं Fe2O3 डॉट H2O। अब H2 मान लीजिए आपने नंबर ऑफ NH2 लिए हैं, तो यहाँ पर NH2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये होता है आयरन का ऑक्साइड, और यही है रस्ट। दिस इज़ कॉल्ड रस्ट, ठीक है। इसी को हम रस्ट बोलते हैं, और इसी का कलर कैसा होता है? ब्राउनिश कलर होता है। कैसा होता है? ब्राउनिश कलर होता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा? इसको हम बोलेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है? तो याद रखना है कि ये जो है इसको हम बोलते हैं मेटल का ऑक्साइड। ये एक्टिविटी एक और सेम एक्टिविटी जो आप लोग क्लास 7th में डिस्कस किए थे, या आप लोगों ने पढ़ाई की होगी 7th क्लास में, या एक एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों ने किया होगा। उसमें हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम का एक रिबन होता है। किसका रिबन होता है? मैग्नीशियम का एक रिबन होता है, और उसको हम बर्न करते हैं। क्या करते हैं? मैग्नीशियम का एक रिबन है, उसको हम बर्न करते हैं और हीट की प्रेजेंस में, यानी कि जलाते हैं उसको, तो एक सब्सटेंस बनता है, और इस सब्सटेंस का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम का रिबन, ये ऑक्सीजन गैस विच इज़ हेल्पफुल फॉर बर्निंग, एंड दिस इज़ द सब्सटेंस विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। और ये जो सब्सटेंस बनता है, जो वाइट कलर का एक ऐश, एक राख जो होती है, उसके फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल है किसका?
केमिकल रिएक्शन का। यानी इस एक्सपेरिमेंट से या इस डिटेल से हमने जो डिस्कस किया है, इससे हमें क्या कंक्लूजन क्या निकला, इससे हमें क्या कंक्लूजन निकला? तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती है और मेटल का ऑक्साइड बनाती है। ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, इसको आप बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आयरन का ऑक्साइड है, इसको आप चाहो तो फेरिक ऑक्साइड बोल सकते हो, इसको चाहो तो आप आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हो। अब एक क्वेश्चन है कि क्या जैसा मैग्नीशियम ने ऐसा किया, जैसा आयरन ने यहाँ पर ऐसा किया, क्या कॉपर भी ऐसा करता है? क्या कॉपर का भी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में होता है क्या? तो आंसर है यस। कॉपर पीछे क्यों रहेगा? कॉपर पीछे क्यों रहेगा? आप लोगों ने देखा होगा, ज़रूर देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो एक कॉपर का बना हुआ जो होता है ना बैंगल्स, यहाँ पर इस जगह पे पहनते हैं या यहाँ पर पहनते हैं, कॉपर का जिसको हम बोलते हैं कड़ा, ठीक है, बैंगल टाइप का होता है, बैंगल्स, ठीक है। तो कॉपर का कड़ा होता है, उसमें क्या होता है, कुछ दिनों बाद में देखा होगा, देखना कभी अगर कोई हो किसी के पास, या कुछ लोग जो होते हैं ताबीज़ पहनते हैं। ताबीज़ का मतलब जो एम्यूलेट होता है, एम्यूलेट कुछ लोग पहनते हैं, यहाँ पर बांधते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसा चौकोर होता है और उसको यहाँ से और यहाँ से ऐसे करके और अपना जो आपका हाथ है उस पर ऐसे बांध देते हैं, ठीक है, एम्यूलेट, ताबीज़ बोलते हैं इसको। ये भी जनरली कॉपर का बनाया जाता है, कुछ लोग सिल्वर का भी बनवाते हैं, गोल्ड का तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कॉपर का बना हुआ कड़ा होता है या एम्यूलेट जो ताबीज़ होता है ना, उसमें कुछ दिनों बाद में क्या होता है, ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाता है, ग्रीनिश कलर का कोटिंग आ जाता है। और ये जो ग्रीनिश कलर का जो कोटिंग आता है ना, ये भी एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। ये भी क्या है, एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्यों होता है ऐसा, किस लिए होता है, क्या बनता है इसमें, ठीक है। ये है आपका कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन है वो एयर में प्रेजेंट है इन ए गुड अमाउंट, वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट है इन ए वेरी गुड अमाउंट, ठीक है। तो जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक सब्सटेंस बनाते हैं और उसको हम बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, ठीक है। ये जो सब्सटेंस होता है ना, इसका कलर होता है ग्रीनिश कलर। कैसा कलर होता है इसका? ग्रीनिश कलर होता है। और ये सारा जो काम है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? ये सारा जो काम है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? एयर ग्रीनिश कलर, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है? ग्रीनिश कलर होता है, ठीक है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ये किस में होता है? ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट रिएक्शन। तो अब एक इसी रिएक्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है, कि क्या करता है वो आपसे पूछेगा कि ये जो सब्सटेंस बनता है, देखिए इस रिएक्शन का कंक्लूजन क्या है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल का रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो हमने क्या लर्न किया? मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल का ऑक्साइड बनाता है, और ये जो मेटल का ऑक्साइड होता है इसकी नेचर की बात करता है। वो नेचर इन द सेंस कि वो एसिडिक नेचर का होता है या बेसिक नेचर का होता है। अब एसिडिक और बेसिक नेचर ये सब बातें आप लोग प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। एसिडिक का मतलब जिसका बिहेवियर एसिड के जैसा होता है, ओके, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। और बेसिक नेचर का मतलब होता है जो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस पेपर में टर्न कर देता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड बेसिक नेचर। तो अब इसका बेसिक नेचर हम कैसे चेक करेंगे? हाउ टू चेक कि ये जो मेटल का ऑक्साइड है ये एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, ये कैसे चेक करेंगे? सिंपल सा है, इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स कर देंगे। क्या करेंगे? इसको वाटर में डिजोल्व कर देंगे। और जब इसको आप वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो एक सब्सटेंस बनेगा, और उसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके सॉल्यूशन में
ये जो सॉल्यूशन बनता है, इसके सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, कैसे बनाएंगे इसको, सिंपल मैग्नीशियम ऑक्साइड तो वाइट कलर का पाउडर जैसा सब्सटेंस होता है, वाइट ऐश, ओके, उसमें वाटर मिला देते हैं और उसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं, इस वाले में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको डिप करके देखते हैं। अगर उसमें कोई चेंज होता है कलर में, यानी ब्लू से वो रेड में टर्न हो जाता है, तो नेचर कैसा आ जाएगा इसका, एसिडिक आ जाएगा। और अगर उसमें हम ब्लू लिटमस की बजाय रेड लिटमस पेपर यूज़ करते हैं और अगर रेड लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज हो जाए और वो कैसा बन जाए, ब्लू बन जाए, तो इसका मीनिंग है कि इसका नेचर कैसा होता है, ब्लू होता है, ठीक है, सॉरी बेसिक होता है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है, इसको हमने पहले भी लर्न किया हुआ है। आप चाहो तो एक वीडियो भी बनाया हुआ है, उस वीडियो में देख सकते हैं कि इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो बेसिक नेचर होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, ठीक है। तो ये था रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। यहाँ पर एक और रिएक्शन आपकी बुक के अंदर दी हुई है, यहाँ पर एक और रिएक्शन आपकी बुक में दी हुई है और वो रिएक्शन है सल्फ़र की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, सल्फ़र की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। देखिए सल्फ़र जो होता है उसका रिएक्शन जब आप वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, सल्फ़र है उसकी रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं और साथ में वाटर मिक्स कर देते हैं। तो जब ये सब आपस में मिक्स करते हैं तो एक सब्सटेंस बनता है और उसका नाम है H2SO3 और इसका ये तो इसका फॉर्मूला है और इसका नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, ये इसका नाम है। सिंस इसके नाम में ही एसिड आ रहा है तो इसका मतलब इसकी एसिडिक नेचर होगी। फिर भी अगर आप कंफर्म करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो। जो ब्लू लिटमस पेपर होता है हमारा, ब्लू लिटमस पेपर, जब आप इस H2SO4 के सॉल्यूशन में इसको डालोगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड लिटमस पेपर में, यानी उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब सल्फ़र तो क्या है, नॉन मेटल है। अभी हमने देखा था यहाँ पर एग्जाम्पल नॉन मेटल का है ये ऑक्साइड, सॉरी यहाँ पर एक बीच में एक रिएक्शन और आता है, इन दोनों के मिलने से एक रिएक्शन बनती है, उसको बोलते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, सल्फ़र डाइऑक्साइड ये सब्सटेंस बनता है। यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड। ये नॉन मेटल का ऑक्साइड जो है इसकी नेचर को फाइंड आउट करने के लिए हम उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, उसका एक वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाते हैं और उस सॉल्यूशन का हम ये लिटमस पेपर की हेल्प से टेस्ट करते हैं। तो ये कैसा आता है, एसिडिक आता है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो तो बेसिक नेचर के होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा चेंज इसमें होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है और उनके अंदर कैसा रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये है आज के लिए फर्स्ट लेक्चर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ और रिएक्शंस हमें करनी है इस चैप्टर में। Probably we will be finishing this chapter in the next class. Okay, so this is the end of the class. Meeting you in the next class. Till then, take care, keep yourself safe, and bye bye.